कांग्रेस का इंतजार अभी भी जारी। बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस उम्मीदवारों की फाइनली आई बारी। अब उन्हें भरनी है सिर्फ अपनी फीस। आप देख रहे हैं चुनावी चालीसा का एपिसोड नंबर 20। तो आज का दिन भी बहुत अहम रहा कुल मिलाकर चुनावी चालीसा के हिसाब से, चुनावी सभाओं का। और बहुत कुछ हुआ भी। एक इंतज़ार तो फाइनली ख़त्म हुआ कि बीजेपी की सूची आई। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी अपने जम्मू के जो कैंडिडेट हैं उनकी सूची जारी कर दी। जब तक आप ये कार्यक्रम देख रहे होंगे शायद कांग्रेस की सूची आ चुकी होगी, और अगर आ चुकी होगी तो हमारा कार्यक्रम आप इससे पहले देख चुके होंगे कि कौन कौन कैंडिडेट है। मगर फिलहाल हमारे रिकॉर्ड करने तक अभी कांग्रेस की वेटिंग लिस्ट जारी है। राजनाथ सिंह आज पहुंचे रामबन और बनिहाल, प्रचार भी किया और उमर अब्दुल्ला को उन्होंने भी टारगेट किया। तरुण चुग लगातार मनाने की कोशिश कर रहे हैं बीजेपी के रूठे हुए नेताओं को। प्रधानमंत्री 14 सितंबर अगले शनिवार को जम्मू पहुंच रहे हैं, रैली करेंगे। फारूक अब्दुल्ला ने अमित शाह के बयान पर पलटवार किया। सब कुछ आपको सुनाएंगे आज के चुनावी चालीसा में। तो आज के चुनावी चालीसा की शुरुआत बीजेपी की फाइनल सूची से, जिसका इंतजार लंबे समय से हो रहा था। कुछ जगह शायद नाराजगी दिखी हो, मगर कुल मिलाकर लिस्ट एक्सेप्टेबल है, यानी कि ऐसा ही कुछ लग रहा था कि डिजर्विंग कैंडिडेट हों। कुछ हैं भी और कुछ नहीं भी, मगर जो नहीं भी हैं पार्टी के साथ चलना बीजेपी के कार्यकर्ताओं का डिसिप्लिन कहता है। तो पवन जी, बीजेपी की लिस्ट ऑलमोस्ट जिस लाइन पे हम कह रहे थे उसी लाइन पे है। एक दो कैंडिडेट इधर उधर हुआ है। कैसे देखते हैं आपकी? अब तो नहीं कोई विरोधी या रेबल निकल के आएगा? देखिए, विरोध की बात अलग है कि विरोध कौन कौन करेगा। जो सेकंड नंबर पे होगा वो जाहिर सी बात है विरोध करेगा। लेकिन हाँ, हमें उम्मीद थी कि इस लिस्ट में हाल ही में बीआरएस ली है जम्मू कश्मीर पुलिस के एसएसपी मोहनलाल कैथ, उनका नाम हो सकता था, लेकिन खैर उनका नाम उसमें शामिल नहीं किया गया। बिश्नाह से तो क्लियर था कि डॉक्टर रजी भगत को ही टिकट मिलेगी। हाँ, वो तो नाम सबसे ऊपर था। और दूसरा मड में थोड़ा चौंकाने वाला है कि सुरेंद्र भगत को दी है। वहाँ सुरेंद्र भगत का नाम तो लिस्ट में था, मगर एक चीज़ हो रही थी, मुझे लगता है कि मोहनलाल कैथ ने शायद, या उनको लग चुका था कि वो बीजेपी टिकट नहीं दे रही। उन्होंने बीजेपी ज्वाइन नहीं की वीआरएस लेने के बाद। बहुत दिन हो गए। जैसे मोहनलाल भगत ने हमने देखा था खनूर में, जैसे ही वीआरएस मिला दूसरे दिन बीजेपी ज्वाइन कर लिया और टिकट उनको 4 दिन बाद मिला। मगर मोहनलाल कैथ मीटिंग्स कर रहे थे, मगर बीजेपी का फ्लैग साथ नहीं था। तो कहीं ना कहीं उनके दिल में भी शायद शंका थी कि टिकट अनाउंस हो तो मैं ज्वाइन करूं। तो उनको ज्वाइन मुझे लगता है करनी चाहिए थी, अगर वो पार्टी के साथ चलना चाहते हैं लंबा। तो देखो, ज्वाइनिंग मैं करना चाहता हूं तो मुझे करवाएगा कौन? हाँ, उसमें बहुत डिपेंड करता है कि पार्टी भी इंटरेस्टेड होनी चाहिए। जो ऊपर वाला कैडर है वही रिकमेंड करता है कि हाँ ये हमारे। मगर सुनने में आया है कि आरएसएस इंटरेस्टेड नहीं था उनको टिकट देने में। वो मुद्दा हो सकता है, बम बोले वाला मुद्दा, वो उसमें फैक्टर प्ले हो सकता है। लेकिन खैर चलो, अभी तो खाली मड की बात है। उसके बाद आप देखिए, कांग्रेस ने तो अभी तक नहीं की, लेकिन बीजेपी ने 5 जो थे उधमपुर के ऊपर चौंकाने वाला है। हाँ, पवन खजूरिया ऑलमोस्ट कल तो पवन खजूरिया जी ने रैली निकाल दी वहां पर, और बहुत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उनके साथ थे। तो वहां पर मुझे लग रहा है कि विरोध होगा। हालांकि वो कर्मठ नेता है, पार्टी मनाने में तो अभी 3-4 लोग हैं मनाने वाले। देखिए, उसमें एक फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है। पवन खजूरिया का अगर इंपॉर्टेंट फैक्टर हम देखा जाए तो पवन खजूरिया जम्मू कश्मीर युवा मोर्चा के प्रधान रहे हैं जब जेपी नड्डा जी युवा मोर्चा के नेशनल प्रेसिडेंट थे। अनुराग ठाकुर के साथ भी उनके बड़े अच्छे संबंध थे। और दूसरी बात है कि पवन खजूरिया चेयरमैन रहे हैं म्युनिसिपल कमेटी उधमपुर के, और ये सीट उधमपुर ईस्ट की है। आपने रामनगर से उठाकर आरएस पठानिया को वहां लाया है, उनको एडजस्ट कर रहे हो आप, जबकि आपने जो मुख्य नेता वहां थे उनकी टिकट काटी है। और ये इलाका ऐसा है जहां पवन खजूरिया का अपना वोट बैंक भी है। और पूरे डिस्ट्रिक्ट में एक ब्राह्मण कैंडिडेट उनको देना, क्योंकि बहुत लंबे समय से ये देखा जाता था कि उधमपुर में, क्या कांग्रेस के समय में यशपाल खजूरिया हुआ करते थे, तो एक कैंडिडेट हर पार्टी वहां ब्राह्मण देती थी पुराने दौर से। जो उधमपुर वेस्ट और उधमपुर ईस्ट है, आपने जो उधमपुर ईस्ट के साथ रामनगर का कुछ इलाका जोड़ा है, मानसर का, जहां पर पठानिया का कह सकते हैं कि वोट बैंक था। लेकिन अगर आप जातीय समीकरण देख रहे हो तो आप लखनपुर से लेकर शंभ तक, पुंछ तक, अगर जम्मू संभाग में देखना हो, डोडा किश्तवाड़ तक, आपने कितने कैंडिडेट ब्राह्मण दिए हैं? 9 कैंडिडेट हैं, 11 राजपूत हैं, उसके बाद 3 महाजन हैं, 11, 9, 20, 3, 23। बाकी तो आपकी एसटी और गुजर के खाते गुजर समुदाय की है। लेकिन सवाल ये नहीं है कि किसको दिया। हम ये नहीं कहते कि आप उसी कम्युनिटी को दो, लेकिन एक डिस्ट्रिक्ट के भीतर एक कैंडिडेट
होना जरूरी था। रिप्रेजेंटेटिव होना तो जरूरी। अभी यहाँ पर उम्मीद थी, क्योंकि आपने राजपूत कैंडिडेट चिन्हानी में दे दिया था, अब यहाँ पर ईस्ट में उम्मीद थी कि आप वहाँ पर पवन खजूरिया को देते। जरूरी नहीं है कि पिछली बार इलेक्शन हार गए तो इस बार जीतेंगे, आप इलेक्शन लड़वाइए उनको भाई, आपका युवा कार्यकर्ता है। आप पठानिया जो है पिछली बार रामनगर से जीत के आए थे, क्या गारंटी है कि वो जहाँ पर भी जीतेंगे? उधमपुर भी जीतेंगे, बिल्कुल। ठीक है, ये चीज़ें कुछ फैक्टर होते हैं, लेकिन पार्टी के अंदर ना कुछ बड़ा जोगरी में वहाँ कमचोल चल रहा है, वो वाला सिस्टम इधर चल रहा है कि अब देखो, आपने कठुआ के लिए पहले क्लियर था कि डॉक्टर भारत भूषण जो हैं वो बीआरएस उनकी कल ही अप्रूव हुई है। अभी उन्होंने कौन सी ज्वाइनिंग डाली है? बीजेपी उन्होंने भी पार्टी ज्वाइन नहीं की, उन्होंने टिकट अनाउंस कर दी है, टिकट अनाउंस कर दिया, अभी पार्टी ज्वाइन करेंगे। तो अच्छा, अब दूसरी ओर सबसे मुझे लगता है जो बेस्ट एक्सेप्टेबिलिटी होगी वो बाहू से विक्रम रंधावा, शायद उनका विरोध कोई ना करे, क्योंकि विक्रम रंधावा डिजर्विंग भी थे और दौड़ भी लगा रहे थे। तो लगातार ये चल रहा था कि अगर कविंदर गुप्ता को टिकट नहीं मिलेगी तो नंबर 2 विक्रम रंधावा हैं, फिर उसके बाद 3 पे श्यामलाल चौधरी भी थे, फिर उसके बाद अरुण गुप्ता भी थे, मगर नंबर 2 की कहीं ना कहीं, मगर एक चीज़ पवन जी बहुत सही मुझे लग रही है कि वाकई विक्रम रंधावा जी को कहीं ना कहीं से श्योरिटी आ चुकी थी। जो 4 दिन पहले हमने बावे वाली माता के मंदिर ढोल बजाने के वीडियो देखे थे, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं विक्रम रंधावा को किसी ऊपर से हाई कमांड से कहीं ओके आ चुका था, जो वो इतने कॉन्फिडेंट थे कि अपनी बैठकें भी कर रहे थे और माता रानी के मंदिर जाके ढोल नगाड़े भी बजाते। और देखिए, जिस दिन वो ढोल नगाड़े बजा रहे थे उसी दिन तो खबर आई थी कविंदर गुप्ता को टिकट फाइनल हो गई। देखिए, इसका मतलब है उनके सोर्स पार्टी में पक्के हैं। तो पार्टी में अगर कविंदर गुप्ता को यह कहा गया था कि आप अपना प्रचार शुरू करिए, तो उधर से विक्रम रंधावा को भी कहा गया था। लेकिन इसमें एक चीज़ और है, मैं ये बताना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर विधानसभा में इस बार जो बाहू सीट है ये काफ़ी चर्चा में रही है, और बाहू सीट पे जो नाम चल रहे थे वो नाम अगर आप सुनेंगे ना, हमने कई बार आपको बताए हैं, अरुण गुप्ता चैम्बर ऑफ कॉमर्स, राजेश गुप्ता विश्व हिंदू परिषद, पूर्व डीजीपी डॉक्टर एसपी वैद, उसके बाद चौधरी श्यामलाल जो वहाँ के पहले मंत्री रहे हैं, सुचेतगढ़ से विधायक रहे हैं, उसके साथ कविंदर गुप्ता, उसके बाद विक्रम रंधावा, तमाम बड़े नाम यहाँ पर थे, लेकिन आखिर में बाजी मारी विक्रम रंधावा ने। लेकिन इसमें दीपक एक चीज़ और भी होगी, आप ये देखना, कांग्रेस की जो स्ट्रेटजी थी कि अगर बहू में महाजन कैंडिडेट आता है तो वो जाट नेता को लाते, उन्होंने जाट नेता फाइनल कर दिया, लेकिन इन्होंने पलटी मार दी, उल्टा जाट नेता ले आए। मतलब अब एक चीज़ हो जाएगी कि कांग्रेस के लिए भी अब थोड़ा सा मुकाबला कांटे का हो जाएगा, क्योंकि अगर कांग्रेस रमन भल्ला को इस सीट से उतारती है और रमन भल्ला विक्रम रंधावा से हार जाते हैं तो रमन भल्ला का पॉलिटिकल करियर खत्म हो जाएगा। मगर अगर वो रमन भल्ला जम्मू साउथ आरएसपुरा से लड़ते हैं और यहाँ से टीएस टोनी आते हैं, और अगर टीएस टोनी विक्रम रंधावा से हार जाते हैं तो टोनी का पॉलिटिकल करियर खत्म। और दूसरी ओर अगर टीएस टोनी विक्रम रंधावा को हरा देते हैं तो रंधावा का पॉलिटिकल करियर खत्म। तो ये पॉलिटिकल करियर की जंग होगी अब बाहू सीट पे, ये बहुत बड़ी बात। एक चीज इसमें है कि हारने से पॉलिटिकल कैरियर, मैं ये नहीं कहता फर्क नहीं, अब खत्म हो जाता, थम जाता है, थम जाएगा, इस बार थम जाएगा, ब्रेक लग जाती है। मुझे लग रहा है कि पवन खजूरिया के ऊपर भी यही चीज होगी कि आपने 2 इलेक्शनें हारी हैं, तो तीसरी बार हम क्यों मैदान में? उसका एक रीजन है, जैसे मैंने पॉलिटिकल खत्म इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि 2014 के बाद 2024 में चुनाव हो रहे हैं, और 24 का चुनाव इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, हमने खबर भी की थी, कई नेता 10 सालों में खत्म हो गए। हाँ, और अब जो चुनावों में लड़ रहे हैं ना, इनके लिए बहुत बड़ा, देखिए जो 14 में रमन भल्ला हारे थे गांधीनगर से कविंदर गुप्ता से, अगर वो दूसरी बार भी हार गए तो पार्टी में भी चिंतन मंथन होगा कि क्या रमन भल्ला, क्या आप बड़े नेता हो या नहीं। और दूसरी ओर अगर विक्रम रंधावा हार गए तो बीजेपी में एक और ट्रेंड है कि वो हारे हुए नेताओं को आगे कम लाते हैं, तो उनको भी आगे लाने का एक सिलसिला पीछे हो जाएगा। और अगर टीएस टोनी हार जाते हैं, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस से आप में गए, आपसे कांग्रेस में आए, तो कांग्रेस फिर उनको मौका दोबारा नहीं देगी। तो इसलिए बहुत कुछ साख पे इस बार लगा हुआ है बहुत सारे नेताओं का, तो इसलिए ये पॉलिटिकल करियर की जंग है। जैसे जम्मू नॉर्थ में अगर अजय सधोत्रा चुनाव हार जाते हैं, चाहे कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार आ जाए, चाहे वो मंत्री बन जाएंगे, हाँ, मगर बात यह है कि उनका जो पॉलिटिकल इस तरह की पॉलिटिकल करियर है तकरीबन आखिरी दौर में होगा। तो ये पहले भी तो हारे है, हाँ, पहले भी मर्द से हारे, लेकिन ये कि जम्मू में अकेले बड़े नेता बचे हैं, बड़े नेता हैं। देवेंद्र सिंह राणा के जाने के बाद अजय अकेले बड़े नेता, नेशनल कॉन्फ्रेंस अकेले बड़े नेता हैं, और अगर कल को सरकार बनती है, मुझे लगता है मंत्री आएंगे, वो किसी न किसी तरीके से एडजस्ट हो जाएंगे, जाहिर सी बात है। आगे बढ़ते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस की लिस्ट पे भी बात करते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी एक नए चेहरे को विजयपुर सीट से मैदान में उतार दिया है, राजेश पडगोत्रा। राजेश पडगोत्रा अगर आपको याद होगा 2014 में उमर अब्दुल्ला जब चीफ मिनिस्टर थे, उनको काले झंडे भी दिखाए थे इन्होंने,
तो आज राजेश पडगोत्रा उसी हल के निशान पे चुनाव मैदान में है, कितना असर देंगे? चंद्र प्रकाश गंगा को फाइट देंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को बीजेपुर में अब फाइट मिलेगी, क्योंकि कांग्रेस के हिस्से में अगर सीट जाती तो वहाँ पर फाइट हो सकती थी। लेकिन पडगोत्रा के बारे में मैं इतना कह सकता हूँ कि फाइट तो इतनी बड़ी नहीं दे सकते, लेकिन लोगों में अगर नाराज़गी हो, लोगों के मुद्दे आपके सामने हों, तो आप उन मुद्दों को सामने लेकर जाओ तो शायद पडगोत्रा वहाँ पर फाइट देंगे। लेकिन डिपेंड करता है कि क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो दूसरा कैडर है, जो महेश्वर सिंह वाला जो कैडर है, डॉक्टर महेश वाला, क्या वो पडगोत्रा को सपोर्ट करेगा? क्या कांग्रेस के वहाँ पर जो नेता हैं, जगदीप चौधरी हैं, एडवोकेट महेंद्र भारद्वाज हैं, या दूसरे जो कैडर हैं, क्या वो राजेश पडगोत्रा को सपोर्ट करेंगे? अगर कांग्रेस एनसी मिलकर सपोर्ट करते हैं तो टक्कर कांटे की होगी, नहीं तो वन साइडेड मुकाबला विजयपुर में डिक्लेयर हो गया है। क्योंकि जो कैंडिडेट है, आप उस कैंडिडेट को ला रहे हैं जो पैंथर पार्टी में था। जैसे आपने बात की ना कि वो काले झंडे दिखाए थे, तो काले, अभी हर्षदेव सिंह तो एनसी और कांग्रेस के अलायंस के कैंडिडेट हैं, वो तो दोनों को दिखाते आए हैं। नहीं, हर्षदेव सिंह की एक और बात है, हर्षदेव सिंह अपने निशान पे लड़ रहे हैं, वो किसी पार्टी में गए नहीं। हाँ, वो अलायंस पार्टनर है उनके अलायंस पार्टनर। और मैं आपको एक और बात बोल दूं कि हर्षदेव सिंह अगर चुनाव जीतते हैं और सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस और उनकी बनती है कांग्रेस की, तो हर्षदेव सिंह कैबिनेट मिनिस्टर पक्के हैं, अकेले तो सिंगल सीट है और वो उनका योगदान रहेगा ही रहेगा। तारिगामी भी और हर्षदेव भी, ये दोनों के लिए चुनाव बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर सरकार बनी तो मिनिस्ट्री पक्की है, ये चीज मानकर चलिए, सिर्फ अपनी सीट जीतनी है आप। बस। और आगे बढ़ते हैं तो राजनाथ सिंह आज पहुंचे थे रामबन और बनिहाल, और राजनाथ सिंह ने अटैक किया उमर अब्दुल्ला पे। तो कहीं ना कहीं उमर अब्दुल्ला का जो अफजल गुरु पे बयान है, हमने कल भी चर्चा की थी कि ये बहुत सोचा समझा बयान है। इसका फायदा जितना नेशनल कॉन्फ्रेंस को कश्मीर में हो सकता है, उससे डबल बीजेपी को जम्मू में हो जाएगा। ये एक साफ सी बात है, और कांग्रेस को उतनी ही मार पड़ जाएगी। ये बयान बीजेपी भी अब खत्म नहीं करने देना चाहती, क्योंकि बीजेपी इसको जम्मू में यूज करेगी। आज राजनाथ सिंह ने रामबन और बनिहाल दोनों में यही अटैक किया उमर अब्दुल्ला पे कि आखिर वो उसकी फांसी से फायदा लेने की बात कर रहे हैं, वो गलत बता रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो बयान तो उमर अब्दुल्ला है, फायदा बीजेपी ले जाएगी, लगता है। देखिए, इस तरह के बयानबाजी के बीच में ना जो लोगों के असली मुद्दे होते हैं ना, वो रह जाते हैं, वो साइड पे रह जाते हैं, और लोग तो शॉर्ट मेमोरीज हैं, वोट चले, शॉर्ट मेमोरीज पीपल्स, ये सब जो हैं ये सेंटिमेंट्स के ऊपर चले जाते हैं। और ख़ास करके आप देखिए, कश्मीर के भीतर सेंटिमेंट्स बहुत ज़्यादा काम करते हैं, इतने जम्मू संभाग में नहीं करते। कश्मीर के भीतर सेंटिमेंट्स के ऊपर गेम हो जाती है। पीडीपी ने कोई ऐसा बयान दे दिया जो देश के उस तरह से होगा जिसको लगता होगा कि इसमें लोगों को साथ आ सकते हैं, तो उनको भी वोट मिल सकते हैं। एनसी ने डबल गेम खेली है कि कश्मीर के अंदर हम इसके ऊपर वोट ले लेंगे। कांग्रेस की स्थिति जम्मू में पहले से ही सरेंडर वाली, मगर बीजेपी फायदा ले जाएगी उसका। बीजेपी तो इसमें मैंने पहले कहा था कि हो सकता है, पर ये अलायंस जो है ये कोई ऐसा बॉन्ड थोड़ी है कोर्ट ने लिखा कि ये दोनों अलायंस है, ये अलायंस है प्री पोल का, है ना। अब उसके बाद क्या होगा पोस्ट पोल के बाद? फारूक अब्दुल्ला कश्मीर में लगातार अमित शाह के बयान पे बातचीत कर रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला ने कल एक बयान दिया, आज एक बयान दिया सुबह। फारूक अब्दुल्ला ने कहा, देश सबका है, हम घुसपैठिए नहीं हैं, यानी कि मुस्लिम घुसपैठिए नहीं हैं। हिंदू को डराने की कोशिश बीजेपी जम्मू में कर रही है। पहले राम के नाम पे भी वोट मांगते थे, वो तो नहीं हुआ। अब हिंदुओं को डराने की कोशिश बीजेपी जम्मू में कर रही है, मगर हिंदू डरने वाला नहीं है और हिंदू इस बार दिल खोल के वोट करेगा। ये डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कश्मीर में कह रहे हैं, जबकि वो मुस्लिम्स की बात नहीं कर रहे, हिंदूज़ की बात कर रहे हैं। तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से बड़ा आर्टिस्ट तो कोई नहीं है, और उन्हें पता है चुनावों में किस बयान को कैसे पकड़ना है। उनके बेटे के बयान को अगर बीजेपी नेताओं ने पकड़ा तो उन्होंने अमित शाह के बयान को कश्मीर में पकड़ लिया। तो क्या लगता है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, गठबंधन पे भी उन्होंने बोला कि हमारा गठबंधन मजबूत है, पक्का है, मगर जब स्टेटहुड के बारे में मीडिया ने उनसे पूछा तो वो कहीं बचते नजर आए। उन्होंने कहा, स्टेटहुड अगर कांग्रेस और एनसी आएगी तो हम स्टेटहुड वापस लाएंगे, जबकि अमित शाह पहले ही बोल चुके हैं स्टेटहुड तो वापस आ ही जाएगा। देखो, स्टेटहुड का तो मुद्दा अब रहा ही नहीं। हर पार्टी कह रही है हम वापस, जो भी सत्ता में आया वो वापस लाएगा। हम भी चाहते हैं कि स्टेटहुड मिल जाए। मगर जो फारूक अब्दुल्ला का बयान है कि बीजेपी हिंदुओं को डरा रही है। फारूक अब्दुल्ला, मैंने पहले कहा, फारूक अब्दुल्ला बहुत मंजे हुए खिलाड़ी हैं, एक चर्चित नेता हैं। उनको पता है कि मीडिया अगर सामने है, मेरा कौन सा बयान ऐसा होना चाहिए कि जो मेरे बेटे का बयान है उसको पीछे करके ये बयान जो है कवर अप पे चला जाए, और उन्होंने ऐसा ही किया।
और ये बयान कश्मीर में देने का मतलब कि हिंदुओं को भारतीय जनता पार्टी जम्मू में डरा रही है कि इनको वोट अगर मिल गए, अगर इनकी सरकार आ गई तुम्हारी खैर नहीं। तो ये बड़ी दूर की सोच रखते हैं ये। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 को जम्मू पहुंच रहे हैं। अभी ये फाइनल नहीं हुआ कि वो रैली कहां करेंगे, मगर इतना साफ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 सितंबर को अपने जन्मदिन से 3 दिन पहले जम्मू आ रहे हैं और जम्मू में कहीं पर वो पहली अपनी चुनावी सभा बड़ी करने वाले हैं। बहुत सी ऐसी उम्मीद लग रही है कि शायद ये रैली डोडा में हो, जहां 18 को चुनाव हैं। शायद डोडा में, क्योंकि कुल मिलाकर 7-8 सीट्स कवर हो जाती हैं, अगर डोडा में वो रैली करेंगे तो प्रधानमंत्री का कार्यक्रम आएगा। हम आपको ये कार्यक्रम भी बताएंगे कि कहाँ कहाँ क्या क्या, पूरा प्रोग्राम जब हमारे पास पहुँचेगा। मगर प्रधानमंत्री 14 को रैली करने वाले हैं। उसी बीच खबर है कि तरुण चुग पहुँचे हैं छंब और नरेंद्र सिंह भाऊ जो रेबल कैंडिडेट है और स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं, उनको मनाने। और थोड़े दिन पहले हमने आपको ये खबर दिखाई थी कि बीजेपी के बड़े नेता अब रेबल्स को मना रहे हैं, क्योंकि चुनाव बहुत पास आ रहे हैं और चाहते नहीं हैं कि वोट टूटे। तो मुझे लगता है रूठों को, जैसे कटरा में जो रेबल थे रोहित दुबे, उनको तो मना लिया है। अब नरेंद्र सिंह जम्मू नॉर्थ वाले भी मान गए, जम्मू नॉर्थ वाले भी मान गए, अखनूर वाले भी मान गए। तो मुझे लगता है अब ये लास्ट छंब वाले को मनाने की कवायद है। अभी और भी जो सीटें आज अनाउंस हुई है शायद वहां पर भी उनको भी, क्योंकि एक मनाने वालों की टीम अलग है जो रूठे हुए हैं। उसको लीड तरुण चुग कर रहे हैं, क्योंकि प्रभारी है, वो जा रहे हैं अपने 7 बंदों को लेकर जाके मना रहे हैं। खैर चलो, पार्टी के लिए अगर संगठित होकर काम किया जाए तो वो अच्छा भी होता है, लेकिन जब पार्टी किसी का मोल नहीं करती है तो फिर आप रेबल बनते हो। हाँ ठीक है, कुछ हो सकती है कुछ ऐसी मजबूरियां पार्टी के पास भी कि वहाँ पर किस व्यक्ति को लाना है किसको नहीं लाना, लेकिन अगर ज़मीनी सतह के नेताओं को आप नज़रअंदाज करोगे तो मनाने के बाद भी बात नहीं बनती है। तो अब आखिर में रविंदर रैना की बात करते हैं। रविंदर रैना इन दिनों नौशहरा में है और रविंदर रैना डोर टू डोर कैंपेन में ज़्यादा ध्यान दे रही हैं। पहले रोड शो, फिर नॉमिनेशन फाइल किया और अब डोर टू डोर कैंपेन। तो कहीं ना कहीं रविंदर रैना शायद पिछले कुछ सालों में, 2-3 सालों में नौशहरा इतना ज़्यादा रहे नहीं हैं, क्योंकि जम्मू में बीजेपी की बागडोर जब उन्होंने 2018 से संभाली तो 6 साल से पार्टी के ही मुखिया रहे। पार्टी के मुखिया होने के नाते कश्मीर भी बहुत जाते रहे, जम्मू में भी रहे। तो गड्डी जो पुंछ राजौरी की तरफ कम गई है, मगर अब पुंछ राजौरी पहुंच चुके हैं। राजौरी में अपने गृह जिला में नौशहरा में डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। कितना असर कर पाएंगे पवन जी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है नौशहरा सीट? नौशहरा बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो एक देश की बड़ी पार्टी है उसके जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष हैं रविंदर रैना, और साथ में हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के सुरेंद्र चौधरी, जिनको कांग्रेस का भी समर्थन है। तो फाइट तो है वहाँ पर, लेकिन भाजपा की दांव पर लगी है जैसी शाख का मसला है, इसको जीतना है, तो वो उसी ढंग से वो काम कर रहे हैं। लेकिन नौशहरा के अगर आप पूरे माहौल को देखो तो इस समय सिर्फ 2 ही कैंडिडेट सामने आ रहे हैं। सुंदरबनी कालाकोट की कोई बात ही नहीं कर रहा, वहाँ भी तो 3-4 कैंडिडेट हैं। लेकिन जिससे भी आप राजौरी पुंछ में फ़ोन करके बात करिए क्या माहौल है, कहते हैं नौशहरा बड़ा देखने वाला है कि क्या होता है, कि इस बार वो सुरेंद्र चौधरी जीते हैं जहाँ रविंदर रैना जीता है। तो ये वहाँ रहेगा नौशहरा का, बहुत ज़्यादा लोग भी इंतज़ार करेंगे, क्योंकि रविंदर रैना एक चर्चित नेता हैं। उनके वीडियोज़ जो हैं, उनके जो मीम्स आते हैं उसे लेकर वो काफ़ी प्रसिद्ध हैं। तो हर कोई जम्मू कश्मीर के अलावा पूरे देश में लोग इंतजार करते हैं कि रविंदर रैना मैदान में, तो देखते हैं इस बार क्या होता है। तो ये था आज का खास तौर पे चुनावी माहौल जो हमने आपको बताया चुनावी चालीसा के जरिए। हम आपको ये भी बताते रहते हैं कि कौन कौन सा कैंडिडेट कब कब नॉमिनेशन फाइल करेगा। श्यामलाल शर्मा जम्मू नॉर्थ से कल सोमवार को अपना नॉमिनेशन फाइल करने जाएंगे। वहीं दूसरी ओर जम्मू ईस्ट से बीजेपी के कैंडिडेट युद्धवीर सेठी 12 सितंबर को अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे। तो अब नॉमिनेशन फाइल करने की जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है, मगर इसी बीच कांग्रेस की सूची बहुत डिले हो रही है। कब कैंपेन होगी ये पता नहीं। कांग्रेस का कार्यकर्ता भी इसको लेकर बहुत चिंतित है, मगर शायद कल का सोमवार का दिन बहुत इंपॉर्टेंट हो। जब सब कैंडिडेट अनाउंस हो जाएंगे तो हम आपको कुछ कार्यक्रम कैंडिडेट्स के साथ उनकी कैंपेनिंग में चलकर भी दिखाया करेंगे। मगर हमारा चुनावी चालीसा 1 अक्टूबर तक चलता रहेगा और लगातार आपको चुनावों का माहौल हम बताते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। लगातार द न्यूज़ रूम 24 आवाज़ देखते रहिए। हमारी कोशिश रहती है कि हमारे स्पेशल प्रोग्राम्स के साथ साथ जो भी कुछ अपडेट आए लाइव के ज़रिए आपके तक पहुँचाएँ। इसीलिए हमें सब्सक्राइब ज़रूर करके रखिए, क्योंकि आपके तक नोटिफिकेशन पहुँचती रहेगी कि क्या खास चुनावों में हो रहा है। बहुत धन्यवाद।